हाय गाइस, हाउ आर यू? तो कैसे हैं आप सब? सो गाइस, जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमने अपनी एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं। और जैसे कि हमने पिछले चैप्टर पढ़ा था, चैप्टर 7 ग्रामीण क्षेत्र की आजीविकाओं के बारे में, तो आज हम शहरी क्षेत्र की आजीविकाओं के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर 8 पढ़ेंगे। शहरी क्षेत्रों में जो आजीविका हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि आपको ये चित्र देखकर ही अंदाजा लगा सकते हैं कि जो शहरी जो क्षेत्र होता है वो ज्यादा भीड़ भाड़ वाला होता है और वहाँ पर रिसोर्सेज काफी होते हैं। और फैक्ट्री जो होती हैं, बाजार मार्केट जो होता है वो काफी सही होता है, जैसे कि आप उसमें देख सकते हैं। यहाँ पर फैक्ट्री भी है और मार्केट भी काफी अच्छी खासी है। यहाँ पर जो है शहरों में जो आप कहेंगे ट्रांसपोर्ट वो बहुत अच्छा होता है, लेकिन इसके साथ साथ जो शहर होते हैं उनमें पोल्यूशन भी काफी होता है। तो आज हम जो शहरी क्षेत्र में जो जीविका है उसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए जो हमारा भारत है उसमें 5,000 से ज्यादा शहर हैं। 5,000 से ज्यादा शहर हैं। और इसमें जो 27 जो हैं, 27 महानगर हैं। मतलब ऐसे नगर, और जो ये महानगर होते हैं, महानगर उन्हें बोलते हैं जो कि जहाँ पर रिसोर्स अच्छे खासे होते हैं और वहाँ पर जो हमारा बिजनेस होता है वो काफी अच्छा होता है। मतलब वहाँ पर बड़ी बड़ी जो होती हैं कंपनियां होती हैं, जैसे मुंबई और कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली, ये सभी जो है हमारे महानगर हैं। और जो हर एक महानगर है उसमें 10 लाख से ज्यादा आबादी है। कितनी? 10 लाख से ज्यादा आबादी है हर एक महानगर में। इसमें जो महानगर है उसमें 10 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं और वहाँ पर काम करते हैं। और कहते हैं कि जो शहर की जो जिंदगी है वो कभी नहीं रुकती। तो हम इसी को देखते हुए एक शहर के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि हमने पिछली वाली वीडियो में एक गांव के बारे में पढ़ा था। और वहाँ लोग क्या क्या काम करते हैं, उनके जीविका क्या है, वो कौन सी जॉब करते हैं, और उन्हें जो है उन्हें रोजगार कैसे मिलता है, वो अपनी जीविका अपना जीवन कैसे चला पाते हैं। और वो जो सभी लोग जो हैं वहाँ पर सभी को एक समान मौके मिलते हैं या कि असमानताएं होती है, मतलब जो रोजगार और जो कमाई के जो मौके हैं वो सभी को मिलते हैं या नहीं मिल पाते। तो आइए तो शुरू करते हैं अपने चैप्टर को, सड़कों पर काम करना। तो शुरू करते हैं अपने चैप्टर को, पढ़ते हैं इस अपने पहले टॉपिक को। तो एक लड़की है कि वो बताती है कि ये जो शहर है उस शहर में उसकी मौसी रहती हैं। जो उसकी मौसेरी बहन है वो रहती हैं और यहाँ पर वो कभी कभार की आई है। और ये जो शहर है ये बताती है कि काफी बड़ा है। और जब ये अपनी मौसेरी बहन के यहाँ आई थी, तो उसकी जो मौसेरी बहन है उसने उसे घुमाने के लिए चलने के लिए कहा। तो वो सुबह सुबह घूमने के लिए जाते हैं। और जैसे वो बिल्कुल सुबह सुबह घर से निकलते हुए जैसे कि मेन गली की तरफ चलते हैं, तो वो देखते हैं कि जो मेन गली है वो इतनी सुबह होने के बावजूद वहाँ पर काफी चहल पहल थी। और सब्जी बेचने वाला और अपनी रेहड़ी पर टमाटर गाजर व खीरे, जो सब्जी खीरे आदि को बेचने वाले जो लोग थे वो उन्हें सजाने में व्यस्त थे। वो उन्हें सजा रहे थे। वो इसलिए सजा रहे थे क्योंकि जो लोग हैं वो देख सके कि उनके पास क्या क्या सामान है, क्या क्या सब्जी है जिसे वो बेचना चाहते हैं। और उसके ही बगल में जो सब्जी वाले थे उनकी बगल में एक फुटपाथ पर एक फूल बेचने वाली बैठी थी। और उसके पास जो है वो काफी अच्छे अच्छे और सुंदर सुंदर फूल थे। तो लड़की बताती है कि हमने उससे 2 फूल लिए, लाल और पीला। उससे फूल जो था उन्होंने खरीदा। जो है सड़क के एक दूसरी तरफ, सड़क के दूसरी साइड पर जो फुटपाथ था उस पर एक व्यक्ति अखबार सेल कर रहा था। और वो जो व्यक्ति था उसे लोगों ने चारों तरफ से घेर रखा था। और जो हर व्यक्ति था वो उससे अखबार पढ़ना चाहता था, मतलब उससे अखबार खरीदना चाहता था। और वहां से जो बस सड़क थी वहां से बसें भी गुजर रही थी और जो बसें थी वो बहुत जोर जोर से अपना हॉर्न बजा रही थी। और वह बताती है कि जो स्कूल जाने वाले बच्चे थे वो ऑटो रिक्शा में बैठकर जा रहे थे और वो ऑटो रिक्शा में ठसम ठस बढ़े हुए थे। और जो पास के पेड़ के नीचे एक मोची बैठा था जो कि एक टीन का बॉक्स लिए था, जो कि काफी छोटा था। वह अपना सामान निकाल रहा था। और सड़क के ही किनारे एक नाई की भी दुकान थी, जो नाई अपने काम शुरू कर रहा था। और जो नाई होता है उसके पास भी एक ग्राहक बैठता होता है जो अपनी शेव करवाने आता है। और फिर वह बताती है कि सड़क से थोड़ी सी दूर जाकर वो एक औरत को देखती है जो कि एक ठेला गाड़ी लिए हुए होती है।
और वह जो प्लास्टिक की बोतल और डिब्बे, बालों की पिन, व चिमटे, जो छोटे छोटे सामान है उन्हें बेच रही थी। और वो एक और व्यक्ति को देखती है, जो कि एक व्यक्ति को देखती है जो साइकिल पर सब्जियां लेकर घर घर सब्जियां बेचने जा रहा था। और फिर वो आगे चलते हैं, और वो आगे चलकर रिक्शों की जो लाइन होती है, वो कतार कतार जो होती है उसे देखते हैं। जो रिक्शे वाले थे वो अपने जो ग्राहक थे जिसे वो बिठाकर कहीं ले जा सके उनका इंतजार कर रहे थे, तो ये एक रिक्शा कर लेती हैं जो कि बाजार तक जाने के लिए वो रिक्शा करती है, और बताती है कि जो बाजार है वो 2 किलोमीटर दूर था। तो यहाँ पर एक टॉपिक दे रखा है, बच्चू मांझी, ये एक रिक्शे वाला है। तो पढ़ते हैं। जो बच्चू मांझी है वो बताता है कि वो बिहार का रहने वाला है, और वो वहाँ पर एक मिस्त्री का काम करता था। जो हमारे घर आदि घर जो बनाते हैं उन्हें मिस्त्री या राज मिस्त्री भी कहते हैं। और जो वो मिस्त्री का काम करता था वो वह बताता है कि उसकी बीवी और 3 बच्चे जो हैं वो अब भी गाँव में ही रहते हैं, और उसके पास जमीन नहीं है। और गांव में जो मिस्त्री का जो काम है वो उसे नहीं मिल पा रहा था, और जिससे उसकी कमाई होती है वो काम उसे नहीं मिल पा रहा था। और जो काम मिलता उससे थोड़ी कमाई होती और उससे परिवार का गुजारा नहीं चल पा रहा था। और वो बताता है कि उस वजह से वो शहर आ गया, और शहर में आने पर उसके पास एक टूटा फूटा सा पुराना सा रिक्शा था। और उसने वो जो रिक्शा खरीदा था वो उधार में खरीदा था। अब वो जो पैसे थे रिक्शे के वो किस्त के रूप में वो लौटा रहा था। और वह बताता है कि उसकी ये जो बातें हैं, इन बातों को काफी साल हो चुके हैं। अब जो है वो रोजाना बस स्टॉप पर जाता है, और वहां से अपने जो ग्राहक होते हैं उन्हें का इंतजार करता है, उन्हें जहाँ भी जाना होता है उन्हें छोड़ कर आता है, और फिर अपनी जो है आजीविका चलाता है। और वो ये जो काम है ये 8 से रात के 8-9 बजे तक वह यह काम करता है सुबह से। और और वह बताते हैं कि वो जो रिक्शा चलाता है वो कॉलोनियों के आसपास ही चलाता है, क्योंकि वहाँ पर अच्छे ग्राहक भी उसे मिल जाते हैं। और वो जो भी ग्राहक मिलता है उस ग्राहक से दूरी के हिसाब से पैसे लेता है, जैसे ज्यादा दूरी वाले के लिए 10, तो सॉरी 30, और कम दूरी वाले के 10, इसी तरह से वो इस हिसाब से जो है वो दूरी के हिसाब से अपने ग्राहकों से पैसे लेता है। और जब वह बताते हैं कि जब उसकी तबीयत खराब हो जाती है तब वह काम नहीं कर पाता, और जब वह बीमार होता है तो उसकी कमाई बिल्कुल नहीं हो पाती। और वह बताते हैं कि वो अपने दोस्त के कमरे में ठहरा हुआ है, वो अपने दोस्त के कमरे में रहता है। और वह बताते हैं कि वो पास के ही फैक्ट्री में काम करते हैं जो उसके दोस्त हैं, और जो रोज 200 से 300 तक उसकी कमाई हो जाती है, और जिससे वो 100 से 150 रुपये का खाना और किराए पर खर्च हो जाता है उसका। और जो बाकी परिवार के लिए वह बचा लेता है। और जो वह अपने जब घर जाता है वो साल में 1 या 2 बार, 2 या 3 बार अपने परिवार से मिलने अपने गांव अपने घर जाता है। और जो वह पैसा कमाता है वो शहर से अपने परिवार के लिए भेज देता है, और उसका परिवार उसी पर जी रहा है। और कभी कभार उसके बीवी बीवी और बच्चे आदि जो हैं वो खेतों में थोड़ी बहुत मजदूरी कर लेते हैं, और इस तरह वो अपनी जीविका चला रहे हैं। तो आइए आगे चलते हैं। तो देखिए, जो बच्चू मांझी शहर में क्यों आया था, जो रिक्शे वाला था वो शहर में क्यों आया था। देखिए, जो लोग शहर में अक्सर इसलिए आते हैं क्योंकि उनकी जो गांव होता है वहां पर उनकी आजीविका सही से नहीं चल पाती, उनकी कमाई सही नहीं हो पाती है। इसी वजह से वो जो लोग हैं वो गांव में आते हैं, और वह अपने परिवार से दूर हो जाता है, वो अपने परिवार के पास नहीं रह सकता क्योंकि जो उसका परिवार है वो गांव में रहता है। और जो जब वो शहर में आता है तो शहर में भी अपने परिवार को नहीं ला सकता, क्योंकि वो खुद अपने दोस्त के यहाँ पर रुका हुआ होता है। जो दोस्त उसके कमरा ले होते हैं, और वो उसके जो दोस्त होते हैं वो फैक्ट्री में काम करते हैं, और ये जो है ये ठेला चलाता है, वो सॉरी रिक्शा चलाता है। तो ये जो बच्चू मांझी है उसे एक दिन की भी अगर वो छुट्टी लेना चाहता है, अपना काम नहीं करना चाहता, उसे सोचना पड़ता है, क्योंकि जो वो बच्चू मांझी है वो दैनिक मजदूर है। ये मान लीजिए कि वो दैनिक मजदूर है, उसकी जो कमाई है वो दैनिक है। वो जैसे कि बताता है कि उसका रोजाना का 100 से 150 रुपये का खर्चा खाने और किराए पर हो जाता है, तो इसी वजह से उसे रोजाना कमाना पड़ता है। तो आइए आगे चलते हैं। तो जैसे कि हमने बच्चू मांझी जो कि एक रिक्शे वाला था उसके बारे में पढ़ा, तो शहर में ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो सड़कों पर काम करते हैं। या तो वो चीजें बेचते हैं, अखबार बेचते हैं,
या छोटी मोटी चीजें, प्लास्टिक की चीजें, बोतल, डिब्बे आदि, या वो कोई मरम्मत का काम भी करते हैं, जैसे मोची हो गया, और जो हमारा घड़ी ठीक करने वाला हो गया, बर्तन ठीक करने वाला हो गया, ये, या वो नाई आदि की भी दुकान कर लेते हैं। और वे स्वरोजगार में लगे रहते हैं। स्वरोजगार होता है वो खुद का ही रोजगार करते हैं, उनके ऊपर किसी का भी हक नहीं होता है कि वो किसी की नौकरी करते हैं, उनका खुद का रोजगार होता है, तो वो स्वरोजगार में लगे रहते हैं। और कोई दूसरा व्यक्ति उनके रोजगार में उनकी कोई हेल्प नहीं करता, या उन्हें कोई रोजगार नहीं देता है। और यही वजह रहती है कि उन्हें अपना जो काम है वो खुद ही संभालना पड़ता है। वो अपने काम के लिए खुद ही डिपेंडेबल होते हैं, उन्हें क्या करना है, क्या नहीं करना है, कहाँ से क्या खरीदना है, कितना माल खरीदना है, और कहाँ वे अपनी कैसे दुकान को लगा सकते हैं, और उनकी दुकान की लोकेशन कहाँ होनी चाहिए। और उनकी जो दुकानें होती है वो अस्थायी होती हैं, और या तो वो जो बांस आदि हो गए उन्हें खड़े कर कर, और उस पर जो गत्ते आदि लगाकर, डिब्बे बॉक्स ये सब लगाकर जो अपनी दुकान बना देते हैं। या खंबे पर तिरपाल डालकर, खंबे जो लाइट के होते हैं उनकी रस्सी बांध कर तिरपाल डालकर प्लास्टिक चढ़ा लेते हैं, या वो अपने ठेले को ही अपनी दुकान बना लेते हैं। और कभी कभी तो फुटपाथ जो होता है उस पर पिन्नी या प्लास्टिक बिछाकर बैठ जाते हैं। इनकी जो दुकान होगी ये अस्थायी इसलिए होती है क्योंकि जो पुलिस होती है इन्हें कभी भी इनकी दुकान हटाने को कह सकती है, इनकी दुकान हटवा देती है। और इनके पास अपनी कोई सुरक्षा नहीं होती है। और जो शहर होते हैं उनमें ऐसे जो ठेले वाले होते हैं उन्हें ऐसी जगह भी होती है जिन्हें जहाँ पर उन्हें अपना सामान नहीं बेचने दिया जाता है, वहाँ पर उन्हें जाने नहीं दिया जाता है, कि जो ठेले वाले होते हैं जो अपना सामान बेचते हैं वो उनके परिवार वाले उसे बनवाने में मदद करते हैं। और जब वो परिवार वाले बनाते हैं तो परिवार वाले जो वो सामान बनाते हैं वो खरीद कर, साफ करके या छाट कर बेचने के लिए तैयार करते हैं, जो उनके परिवार वाले होते हैं। जैसे कि जो सड़कों पर खाना बेचते हैं या नाश्ता आदि, ये जो बेचते हैं, ये नाश्ता या खाना होता है ज्यादातर घरों पर बनाया जाता है। जैसे कि अहमदाबाद में एक सर्वे हुआ था, उसके मुताबिक जो अहमदाबाद है उसमें जो काम करने वाले जो लोग हैं, जो अहमदाबाद है उसमें से 12% लोग हैं, वो 12% लोग सड़कों पर काम करते हैं। 12% लोग अहमदाबाद में सड़कों पर काम करते हैं। और जो काम करने वाले लोग होते हैं उनके अक्सर ऐसे कारखाने या उनकी जो वर्कशॉप होती है वो ऐसी होती है जो अक्सर शहरों में काम करने वाले लोग होते हैं जो कि अपनी आजीविका चलाते हैं। और जो ये कामगार होते हैं ये मजबूरन इन्हें सड़क पर ही रहना पड़ता है। और ये जो आप चित्र में देख रहे हैं ये दिन के वक्त जो कामगार होते हैं यहाँ पर अपना सामान जो है वो रख सकते हैं। तो ये आगे चलते हैं। तो तो जो हमारा देश है, हमारा जो देश है उसमें लगभग 1 करोड़ जो लोग हैं वो इसी तरह अपना काम करते हैं, मतलब वो फुटपाथ पर अस्थायी दुकान लगाकर या ठेलों में जो अपना सामान बेचते हैं। उनकी 1 करोड़ लोग जो है उनकी कोई स्थायी जो है वो दुकान नहीं होती, इन्हें रेहड़ी पटरी वाले भी बोलते हैं। और ये गलियों में, फुटपाथों पर, और ये जो काम है इस काम को यातायात जो होता है, हमारा जो ट्रांसपोर्ट होता है इसके लिए रुकावट माना जाता है, इसके लिए रुकावट की माना जाता है। और जो बहुत सारी संस्थाएं हैं उन्होंने ऐसे प्रयास किया है कि सब कि ये जो काम है इस काम को कई संस्थाओं ने ऐसे प्रयास किया है कि अब इसको सभी के लिए हेल्पफुल माना जा रहा है और आजीविका कमाने के अधिकार के रूप में देखा जा रहा है। और सरकार जो है, सरकार ने जो कानून थे जिस पर ये रेहड़ी पटरी वालों पर जो यातायात में जो बाधक मानते थे, इनमें जो ये जो कानून था जिस पर इनसे प्रतिबंध लगा हुआ था उस कानून में इन्होंने थोड़ा सा बदलाव कर दिया जो सरकार है। और कानून में बदलाव होने के बाद जो रेहड़ी पटरी वाले लोग हैं उन्हें काम करना आसान हो गया क्योंकि उनके पास अब काम की जगह भी हो गई है। और कानून के बदलाव से जो आवागमन है वो भी सहज रूप से हो गया है, क्योंकि जो भी ये काम करने वाले हैं इनके पास एक काम करने की अपनी एक जगह हो गई है, क्योंकि ये जो लोग हैं फुटपाथ पर अपना काम कर सकते हैं। सरकार ने कानून में बदलाव कर दिया है कि जो शहर के जो थोड़े से इलाके हैं उनमें ये लोग फुटपाथ पर, ठेलों पर जो अपना सामान बेचते हैं वो बेचने वाले तय कर दिए कि यहाँ पर इतने रहेंगे।
और इन्हें यहाँ पर इससे ज़्यादा रेहड़ी पटरी वाले नहीं रहेंगे इसी तरह से। और यह भी सुझाव दी गई कि जो ये ठेले पटरी वाले लोग हैं, इन्हें खुले रूप से आने जाने की इजाज़त मिल जाए, और वो लोग जो ये जो समिति है जो कानून बनाती हैं, सॉरी, जो ये संस्थाएं की जो समिति है, इन समिति में अच्छे मुद्दे उठाने वाले लोगों को लाया जाए। तो ये अपने नेक्स्ट टॉपिक बाजार की तरफ चलते हैं। तो बाजार में तो जैसे कि वो बताती है कि जो हमारी जो लड़की थी, जिसने मैं यहाँ पर हमने जिसके बारे में पढ़ा था, जो कि अपनी मसूरी बहन के घर आई थी, तो वह बताती है कि जब वो बाजार में चले जाते हैं, बाजार में जाते हैं, तो बाजार में पहुंचने पर जो दुकानें थी वो अभी खुल ही रही थी, काफी दुकानें अभी खुली भी नहीं थी, और जो बाजार थी उसमें भीड़ भाड़ ज्यादा थी, क्योंकि ये जो दिन था वो त्योहार के दिन था, और त्योहार के कारण ही भीड़ भाड़ ज्यादा थी। और वहां पर मिठाई, खिलौने, कपड़े, चप्पल, बर्तन और बिजली के सामान और वही बहुत सारा सामान यहाँ पर मिल रहा था। और जो कि दुकानों की जो कतार थी उनमें वो मिल रहा था, और एक कोने में दांतों के डॉक्टर का भी दुकान थी, जो कि उनका क्लिनिक था। और वो बताती कि जो उसकी ममेरी बहन थी, वो सॉरी मौसेरी बहन थी, उसने पहले से ही उस डॉक्टर से अपॉइंटमेंट मतलब समय ले रखा था, और वह फिर जो डॉक्टर है उसकी क्लिनिक में जाकर बैठ गए, और वो जल्दी जाकर बैठी क्योंकि उनका नंबर जो है वो छिन ना जाए, जो कि उन्होंने अपॉइंटमेंट जो उस पहले से समय ले रखा है वो ना चला जाए, और वो फिर अपनी बारी आने का जो है इंतजार करते हैं। और जो डॉक्टर था, जब उनकी बारी आ जाती है तो डॉक्टर उनकी मसेरी जो बहन थी उसके दांतों का चेकअप करते हैं, और बताते कि जो इनके दांत हैं, इनके दांत में छेद हो चुका है और छेद को भरना पड़ेगा, तो इस छेद को भरवाने के लिए आपको अगले दिन आना पड़ेगा, ये ऐसा डॉक्टर कहता है, जिससे वो बहुत डर जाती है, क्योंकि उसने सोचा कि जो उसका दांत है, एक तो दांत खराब हो रहा है, और उससे ऊपर से उसे इतना दर्द भी सहना पड़ेगा। और से मिलने के बाद, डॉक्टर से अपॉइंटमेंट पे मिलने के बाद, चेकअप करवाने के बाद, फिर वो कपड़ों के एक शोरूम में जाते हैं, जहाँ पर उन्हें बहुत सारे सिली सिलाई कपड़े भी देखने को मिलते हैं जिसे वो खरीदना चाहती हैं। और वे बताती है कि शोरूम में 3 मंजिलें थी, और जो हर एक मंजिल में अलग तरीके के कपड़े थे। जो वो है वो तीसरी मंजिल पर पहुंच गई, जहाँ पर जो लड़कियों के कपड़े रखे हुए थे। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, बड़ी दुकानों में। तो जो यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि जो हरप्रीत है, वो वह बता रहा है कि जो उसके पापा हैं, उसके जो पापा थे और चाचा, वो ये छोटी सी दुकान चलाते थे, और संडे को या जब त्योहार आते थे तो उनकी माँ जो इनकी माँ थी हरप्रीत की, और उनके काम में मदद किया करती थी। और जब वह बताता है कि जब उसने कॉलेज की पढ़ाई पूरी की तो उसने भी यह काम करना शुरू कर दिया था। अब उसके साथ उसकी जो पत्नी है और वह जो है वो दोनों मिलकर अब शोरूम चलाते हैं। और वंदना जो बताती है कि मैंने ये जो शोरूम है वो कुछ ही साल पहले खोला था। और वह बताती है कि वो एक डिजाइनर है, जो कि वो तरह तरह की ड्रेस जो डिजाइन करती है, और तरह तरह के फैशन के जो कपड़े होते हैं वो बनाती है। और ये कपड़े बनाने के लिए जो फैशन के कपड़े डिजाइन करने के लिए उसने पढ़ाई भी की थी। और वो बताते कि अब जो लोग हैं वो कपड़े सिलवाते नहीं हैं, सिले सिलाए मतलब जो रेडीमेड कपड़े होते हैं उन्हें खरीदते हैं। तो इसी वजह से वो रेडीमेड कपड़ों को कैसे आकर्षक बनाया जाए जिसे वो खरीदना पसंद करे, तो उन्हें कैसे सजा कर रखा जाए, ये ये वही काम करती है। वे बताती है कि इसलिए वह जो ये सामान है, जो अपने शोरूम का जो सामान है वो अलग अलग जगहों से मंगाती है, जैसे कि मुंबई हो गया, अहमदाबाद, लुधियाना और त्रिपुरा से वो सामान मंगाती है। और बताती है कि दिल्ली के पास जो एरिया है, जैसे कि दिल्ली के पास शहर है गुड़गांव, नोएडा, जो कि अब गुरुग्राम हो चुका है। और वह बताती है कि जो थोड़े से कपड़े हैं वो विदेश से भी आते हैं, और इसी वजह से वे इसे आकर्षक बना रही है, जो रेडीमेड कपड़े हैं। और जो जिससे कि इसका जो शोरूम है वो चलता रहे, उसे अपने जो शोरूम है उसके विज्ञापन भी करवाने पड़ते हैं, जैसे कि वो अखबारों में, सिनेमा हॉल में, टेलीविजन पर या रेडियो चैनल पर जो है अपने एडवर्टीजमेंट देती है।
और वह बताती है कि जो ये शोरूम है ये किराए पर है, पर ये बताती है कि हम इसे जल्द ही खरीद भी लेंगे। बताती है कि जो बाजार है अब जो आसपास यहाँ के जो रहने वाले लोग हैं उनके लिए मुख्य बाजार बन गया है, तो इसी वजह से इनका जो व्यापार है वो बहुत ही अच्छी तरीके से चल रहा है और बढ़ रहा है। और ये बताती है कि इनने एक कार भी खरीद ली, उसके पास एक सोसाइटी में फ्लैट भी है। और हरीप्रीत और वंदना जो है जिनके पास एक शोरूम है, और इनके अलावा भी बहुत सारे ऐसे शहर में ऐसे लोग हैं जिनके पास अपनी दुकानें हैं, छोटी छोटी हैं, या ये दुकानें जो हैं छोटी बड़ी हैं। और ये जो लोग हैं ये अलग अलग काम करते हैं, अलग अलग चीजें बेचते हैं। और जो व्यापारी होते हैं, जो ज्यादातर व्यापारी होते हैं, ये जो इनका जो शोरूम होता है, ये जो इनकी दुकानें होती हैं, ये दुकान को अपना आप ही संभालते हैं। वो अपनी दुकान पर किसी को नौकरी पर नहीं रखते, मतलब कि वो खुद संभाल सके। वो नौकर तो रखते हैं लेकिन मैनेजर वो खुद ही रहते हैं, मतलब वो सहायक की नौकरी पर रखते हैं। और ये दुकान होती है ये पक्की होती हैं। पक्की कैसे होती है, इनके पास जो है नगर निगम से व्यापार जो है व्यापार करने की लाइसेंस होता है। और नगर निगम जो है नगर निगम यह निश्चित करता है कि बाजार कब बंद रहेगा कब नहीं, कि कौन से सप्ताह के दिन बाजार बंद रहेगा। जैसे कि ये जो बाजार है जिसमें ये आए हैं, ये बाजार बुधवार को बंद रहता है। और इस बाजार में छोटे छोटे से दफ्तर है और भी बहुत सारी दुकानें हैं जो कि बैंक कोरियर की भी सेवाएं देती हैं। तो नेक्स्ट हम अपने फैक्ट्री जो टॉपिक है उसमें उसे पढ़ते हैं। तो जो वो लड़की थी वो अपने कपड़े में एक जरी का काम करवाना चाहती थी, और वो जो थी वो इसे एक खास मौके पर एक अच्छे मौके पर पहनना चाहती थी। तो बताती है कि जो मेरी बहनें वह एक निर्मल लाल नाम की महिला को जानती है जो कि कपड़ों में जरी का काम करती है, और वह कपड़े सिलने की फैक्ट्री में काम करती है। और निर्मला के पड़ोस में ही जरी और कढ़ाई का भी काम होता है। और तो वह बताती है कि वो बस से उस फैक्ट्री की तरफ चल पड़ते। जो बस है वो बहुत बुरी तरीके से भरी हुई थी, और जो बस थी उसमें हर स्टॉप पर लोग चढ़ते जा रहे थे और कोई भी उतरने का नाम नहीं ले रहा था। और जो जगह बनाने के लिए बहुत ही ज्यादा धक्का मुक्की करनी पड़ रही थी, और लोग एक दूसरे को धक्का दे रहे थे। और वो बताती है कि मेरी बहन जो थी उसने मुझे एक कोने में खड़ा कर दिया कि ताकि जो भीड़ है उसमें उसे कोई हानि ना हो जाए। और वह बताती है कि उसे यह देखकर बहुत ज्यादा आश्चर्य होता है कि ये लोग जो है रोज ऐसे ही सफर करते हैं, कैसे सफर करते हैं। और वह बताती है कि जैसे ही बस फैक्ट्री के पास पहुंची तो जो लोग थे वो उतरने लगे। और वह बताती है कि वह भी एक मोड़ पर उतर जाती है, और वह कहती है कि अब मेरी जान में जान आ गई, क्योंकि जो बस थी उसमें बहुत ही ज्यादा धक्का मुक्की हो रही थी, वह बताती है। और वह देखती है कि एक मेढ़ा है, उस पर बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। कुछ उससे लगकर खड़े हैं, जो लोगों का समूह बैठे बैठे हुए हैं, कुछ लगकर खड़े हुए हैं, कुछ टेक कर खड़े हैं। उन्हें देखकर लग रहा है कि वो किसी का इंतजार में है या वो किसी का इंतजार कर रहे हैं। और कुछ जो लोग हैं उन स्कूटर आदि पर बैठकर आ रहे हैं, उनसे बातें कर रहे हैं और रेट को लेकर तोल मोल कर रहे हैं। और उस जब उसकी बहन समझाती है कि ये जो है ये लेबर चौक है, यहाँ पर जो है दिहाड़ी पर काम करने वाले मजदूर मिलते हैं, जो कि मिस्त्री हैं, जो भवन जो मकान होते हैं उन्हें बनाते हैं और वहाँ जो है मजदूरी करते हैं, जैसे कि बोझ ढोने का काम होता है, और ये ट्रकों को लोड करना, ट्रकों से सामान उतारने का काम होता है। और कुछ लोग जो वो पानी की पाइपलाइन गैस की पाइपलाइन खोदने का भी काम करते हैं, प्लम्बर का भी काम करते हैं, मतलब जो पानी की फिटिंग करने वाला जो होता है, या पेंट करने वाले भी होते हैं। और वो बताती है कि जो लोग होते हैं इन्हें हर वक्त इनके पास काम नहीं होता है, मतलब इन्हें रोजाना काम नहीं मिलता, और ऐसे जो हजारों अनियमित मजदूर जो हैं वो शहर में है, वह बताती है। वो बताती है कि जैसे वो फैक्ट्री में जाती है तो वह देखती है कि अलग अलग काम के लिए अलग अलग विभाग थे। और वह कहती है कि ऐसा लग रहा था कि लोगों की कभी न खत्म होने वाली जो पंक्ति थी वह जो है कपड़ा सिल रही थी। उसने कहा, तो जैसे कि वो बताती है कि जो मजदूरों की पंक्ति थी वो काम खत्म होने का काम नहीं कर रही, नाम नहीं ले रही थी, और बहुत सारी जो वहाँ पर सिलाई मशीन रखी हुई थी। तो वो बताती है कि जो निर्मला थी वो ऐसे ही एक जगह पर थी और उस उन्होंने वहां पर पाया, और वह उससे मिलकर
काफी खुश होती है और जैसे कि उसने वादा किया था कि उसके कपड़ों पर वह जरी आदि का जो काम है वो करवाएगी। जैसे कि यहाँ पर आप ये जो मजदूर हैं इन्हें बैठा हुआ देख रहे हैं, ये एक लेबर चौक है जहाँ पर जो दिहाड़ी मजदूर होते हैं वो बैठे रहते हैं। और क्योंकि इनके पास ये जो मजदूर होते हैं इनके पास अपना कोई काम नहीं होता है या इनके पास कोई स्थायी काम नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर आ जाते हैं। जो कि जो अपने घर में काम करवाने वाले जो लोग हैं उन्हें ले जाते हैं और उनसे काम करवा लेते हैं। और इनकी जो अजीविका होती है, मतलब इनकी जो कमाई होती है नियमित नहीं होती है। तो जो कपड़ा था उन्होंने निर्मला को दिया जिससे वो जरी का काम करवाना चाहते थे। तो जो निर्मला थी वो कपड़े का जो निर्यात करने वाली जो कंपनी थी उसमें दर्जी का काम करती थी। जो कपड़ा निर्यात करने वाली जो कंपनी थी उसमें दर्जी का काम करती थी। और जिस कंपनी वो कपड़ा सिलने मतलब दर्जी का काम करती थी, जिसे फैक्ट्री में वह काम करती थी, वो जो फैक्ट्री थी वो अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी और नीदरलैंड, ये जो देश थे इन जैसे देशों के लिए ये लोग कपड़ा सिलते थे, क्योंकि ये जो लोग थे इन्हें गर्म कपड़े की जरूरत होती थी। तो ये इनके लिए गर्म कपड़े सिलते थे। और जो कि दिसंबर से अप्रैल तक जो था वो निर्मला पर काम का बोझ ज्यादा रहता था, क्योंकि इन दिनों जो सर्दियों काफी पड़ती थी, तो इसलिए जो जो काम था इसका जो दिसंबर से अप्रैल तक काफी अच्छा चलता था। वह बताती है कि जो निर्मला थी वो सुबह 9 बजे से रात 10 बजे तक अपना काम निपटाती है, मतलब अपना काम यहाँ पर ही काम करती है। और बताती है कि कई बार वह और भी ज्यादा देरी हो जाती है। और वो जो हफ्ते हैं उसमें 6 दिन काम करती है। और जब वो जो काम है जब काम जल्दी का होता है तो उसे जो संडे है उस दिन भी आना होता है, जो संडे होता है उस दिन भी उसकी छुट्टी नहीं होती है। और इसकी उससे अलग से भी पैसे मिलते हैं। और वह बताती है कि निर्मला जो है वो रोज 8 घंटे काम करके जो है वो 280 रुपये मिलते हैं, लेकिन वो जो ओवर टाइम मतलब अतिरिक्त समय लगाती है इसी वजह से उसे 100 रुपये और मिलते हैं। जो उसकी दैनिक जो कमाई है वो 380 रुपये है, क्योंकि 280 रुपये उसे 8 घंटे के और 100 रुपये जो ओवर टाइम अतिरिक्त समय लगाती है उसके भी उसे मिलते हैं। और वो बताती है कि जो निर्मला है उसका जो काम है वो बस जून तक ही रहता है, जून के बाद उसका काम जो है वो खत्म हो जाता है। तो जो फैक्ट्री वाले होते हैं वो दर्जियों की जो संख्या है उन्हें घटाने लग जाते हैं। तो इस बीच निर्मला को भी उसकी फैक्ट्री से निकाल दिया जाता है। और वह बताती है कि हर साल उसे करीबन 3 से 4 महीने जो है वो काम नहीं कर पाती, उसके पास कोई भी काम नहीं होता है। और वह बताती है कि निर्मला की तरह जो ज्यादातर जो कारीगर है वो अनियमित होते हैं, मतलब वो अनियमित रूप से काम होते हैं, वो परमानेंट नहीं होते कि उनके काम की कोई जिम्मेदारी नहीं होती है कि उन्हें कब हटा दिया जाएगा कब नहीं। जब भी मालिक को जो उनकी जरूरत होती है तो उन्हें रोजगार मिल जाता है, और जब मालिक को जरूरत नहीं होती है मतलब काम का जो बोझ है वो कम हो जाता है तो उन्हें हटा दिया जाता है। जब मालिक को ज्यादा काम मिलता है, बहुत सारा काम मिलता है, या फिर खास मौसमों में काम मिलता है जो कि साल के बचे हुए समय में उन्हें दूसरा काम को ढूंढना पड़ता है, जो निर्मला होती है। और जो निर्मला की जो नौकरी है वो इस तरह की जो नौकरी है, ये जो नौकरी है ये स्थायी नहीं होती है। देखिए, अगर जो कारीगर है वो अपनी तनख्वाह या परिस्थिति के बारे में शिकायत करता है तो उसे निकाल दिया जाता है। वो कहता है कि अगर मेरी तनख्वाह कम है या इसकी इस तरह की जो शिकायत वो करता है तो इस वजह से उसे कारीगर को वहाँ यहाँ से निकाल भी दिया जाता है। और ये जो नौकरी होती है इनमें कोई सुरक्षा नहीं होती। और अगर कोई उनसे बुरा व्यवहार करता है तो उन्हें बचाव के लिए कुछ नहीं होता, और उनसे बहुत लंबे समय तक रोज काम करने की उम्मीद भी रखी जाती है। जिसकी एग्जांपल ले लेते हैं, जो कि कार्गो की जो फैक्ट्री है, यानी जो कि पावर लूम है फैक्ट्री है, जो पावर लूम है। और जो पावर लूम फैक्ट्री है उसमें मजदूर जो है वो दिन रात काम करते हैं। मजदूरों की 2 पालियां होती है जो कि 12-12 घंटे जो है वो काम करते हैं। अब जो मजदूर काम करते हैं ये 8 घंटे से ज्यादा मतलब 4 घंटे फालतू काम करे, और इसे ये जो 4 घंटे फालतू काम करे इन्हें कोई भी इसके अतिरिक्त पैसे नहीं मिलते हैं। तो ये आगे चलते हैं। ये जो छोटे फैक्ट्री कारखानों में जो काम करने वाले जो मजदूर होते हैं इनकी जो नौकरी होती है अस्थायी होती है, इन्हें कभी भी नौकरी से निकाल दिया जाता है। और ये जो मजदूर होते हैं इन्हें अनियमित रूप से रखा जाता है। और निर्मला भी इनमें से एक ऐसी ही मजदूर थी। और कुछ मजदूरों को जो अतिरिक्त समय लगाते हैं जो कि 8 घंटे से ज़्यादा का होता है, उसके पैसे भी नहीं मिलते हैं।
तो ये आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है दफ्तर में। तो जो उस लड़की जो मौसेरी बहन थी, जो उनकी जो माँ थी, मतलब उसकी लड़की जो मौसी थी सुधा, वो एक विपणन प्रबंध होता है, जो मार्केटिंग मैनेजर होता है, वो थी। और उन्हें जो शाम 5:30 बजे से पहले अपने दफ्तर पहुंचने को कहा था। उन्होंने इनसे कहा था कि वो 5:30 बजे शाम को दफ्तर पहुंच जाए। वो सोच रहे थे कि देर न हो जाए, तो इसलिए वो एक ऑटो रिक्शा कर लेते हैं और वो समय पर जो है वो दफ्तर पहुंच जाते हैं। और उनका दफ्तर एक ऐसी जगह था जहाँ पर बहुत ही अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी इमारतें थी। और वो बताती है कि उनमें से बहुत सारे लोग बाहर आ रहे थे और कुछ की जो कार थी वो पार्किंग की तरफ बढ़ रहे थे। जो कुछ कार की पार्किंग की तरफ बढ़ रहे थे और कुछ जो थे वो जो बस बस की जो पंक्ति थी उनकी तरफ जा रहे थे। और उनकी जो मौसी थी, वो एक बिस्किट जो है बिस्कुट बनाने वाली फैक्ट्री में थी, जो कि वहाँ पर वे मैनेजर थे। वो बताते हैं कि जो बिस्कुट है वो शहर की जो बाहर वाली एक फैक्ट्री है उसमें बनने के लिए जाते हैं। और बताती है कि जो मौसी है वो पचासों विक्रेता, मतलब विक्रेताओं को सेल्समैन को विक्रेता बोलते हैं। वो जो है उनको वो काम ठीक से कर रहे हैं या नहीं कर रहे, इसका निरीक्षण वो करती थी, जो कि शहर के अलग अलग भागों में जाते थे। शहर के अलग अलग भाग जो थे उनमें जाते थे। और ये जो लोग थे, ये जो सेल्समैन थे, ये लोग दुकानदारों से बड़े बड़े ऑर्डर लेकर आते थे, जो सेल्समैन थे। और उनसे जो भुगतान था उन्हें इकट्ठा करते थे। और उन्हें अपना काम को सुचारू से चलाने के लिए मौसी जो थी उनकी, उन्होंने शहर को 6 भागों में बांट दिया था, क्योंकि शहर जो था वो काफी बड़ा था। तो वो हर हफ्ते एक भाग के विक्रेताओं से मिलती थी और उनकी जो जो प्रगति पर, जो वो कैसे काम हो रहा है, क्या ठीक नहीं हो रहा है, क्या समस्या है, उन पर चर्चा करती थी। और पूरे शहर में बिक्री की योजनाएं बनाती थी। और अक्सर देर रात तक उन्हें अपना काम करना पड़ता था। और उन्हें काम के सिलसिले में यात्राएं भी करनी पड़ी, उन्हें दूर दूर तक भी जाना पड़ता था। और उनकी जो मौसी थी, उनकी जो सैलरी थी वो नियमित थी, उनकी तनख्वाह नियमित थी। और जो वह बिस्कुट कंपनी जो थी उसकी एक स्थायी कर्मचारी थी, मतलब परमानेंट थी वो अपनी कंपनी में। और उनकी जो नौकरी थी वो लंबे समय से चल रही थी, तो वो उम्मीद रख सकती थी कि जो स्थायी कर्मचारी होने के कारण उन्हें बुढ़ापे के लिए बचत और छुट्टियां और परिवार के लिए चिकित्सा सुविधा जो है ये सभी मिलेंगी। जो देखिए, जो बुढ़ापे की जो बचत होती है, उनके जो सैलरी थी, उनके जो सैलरी का एक छोटा सा भाग काट लिया जाता है, जो कि एक भाग जो है जो भविष्य निधि के लिए सरकार के पास डाल दिया जाता है। और इस बचत पर ब्याज भी मिलता है। जो ये बचत होती है, अब जो सरकार के पास ये डाल दी जाता है, तो ये जो बचत है इस पर जो ब्याज इंटरेस्ट मिलता है, वो भी इस पर जो इंटरेस्ट होता है वो भी साथ में मिलता है। जब जो जो नौकरी करने वाले जो पर्सन है, जब वो सेवानिवृत्त मतलब वो रिटायर हो जाता है, तब उसे ये भाग दे दिया जाता है। और जो छुट्टियां हैं, संडे की छुट्टी हो गई और जो राष्ट्रीय त्योहार होते हैं उनकी छुट्टी हो गई, और उन्हें वार्षिक छुट्टियों के रूप में कुछ दिन हर साल छुट्टियां भी मिलती थी। और परिवार की चिकित्सा सुविधा के बारे में, जैसे कि जो कंपनी अगर उनके परिवार में से या उन्हें कोई बीमारी हो गई है या वो उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, तो एक सीमा तक कुछ ही रुपयों तक उनका उपचार जो है या उनके उपचार का खर्चा जो है, वो उसे उठा सकती थी। अगर उनकी मौसी की तबीयत खराब हो जाए या वो बीमार हो जाए, तो तबीयत खराब या बीमार होने के वक्त वह उन्हें छुट्टी भी दे सकती थी। उनकी जो कंपनी थी और उनका जो वेतन था वो भी काटा नहीं जाता था। लेकिन अगर यही जो निर्मला थी वो बीमार हो जाती थी या वो छुट्टी ले लेती थी, तो उसका जो वेतन था वो काटा जाता था। उसे छुट्टी तो मिल जाती थी, लेकिन जो उसका वेतन था उसे काट लिया जाता था। तो वह बताती है कि शहर में ऐसे कर्मचारी होते हैं जो अपने दफ्तर आदि में भी काम करते हैं। देखिए, जो शहर में जो कर्मचारी होते हैं, जो कि दफ्तर, फैक्ट्री और सरकारी विभाग जो है जहाँ पर जो काम करते हैं, जहाँ उन्हें नियमित वेतन मिलता है और उन्हें स्थायी कर्मचारी के रूप में रखा जाता है और स्थायी कर्मचारी की तरह उन्हें रोजगार मिलता है। और वो जो है वो लगातार फैक्ट्री में काम को कम होते हुए भी उन्हें अनियमित रूप से काम करने वाले मजदूरों की तरह नहीं रखा जाता। मतलब उन्हें अनियमित मजदूर की तरह नहीं निकाल दिया जाता। अगर उनके जो ऑफिस है, उनके जो दफ्तर है, उसमें काम कम है, तो उन्हें जब भी रखा जाता है। उनकी जो नौकरी होती है वो परमानेंट होती है। और जब सप्ताह का आखिरी दिन होता है, तो जैसे कि संडे आता है, तो उन्हें उसकी भी छुट्टी दी जाती है।
तो वो बताती है कि जब दिन खत्म होता है तो खत्म होने को होता है तो हम उसकी कार में थकी हुई सी बैठ जाती है। लेकिन वो बताती है कि उसे आज बहुत ज़्यादा मज़ा आया था और वह सोचती है कि जो जो शहर है वो काफ़ी अच्छा है और वो बहुत कि शहर में इतने सारे लोग तरह-तरह के काम करते हैं और वो कभी एक-दूसरे से भी मिलते नहीं हैं और उन कामों ने बाँधे रखता है और जो शहरी जीवन को बनाए रखता है। देखिए जो महानगर हैं उनमें जो कॉल सेंटर हैं कॉल सेंटर में काम करना भी एक रोजगार का एक नया क्षेत्र बन गया है। देखिए जैसे कि किसी उपभोक्ता ने टीवी खरीदा, अब जो उसने टीवी खरीदा है तो उसने बैंक और फ़ोन जैसी जो सेवा है उनका उपयोग करता होगा। अब वो बैंक और फ़ोन जैसी सेवा का उपयोग कैसे ये जो कॉल सेंटर है वो एक केंद्रीकृत दफ़्तर है, जहाँ पर एक जगह से एक ही जगह के से जो उपभोक्ताओं की समस्याओं को से जुड़े जो सवाल हैं उनसे संबंधित जानकारी उन्हें दी जाती है। जैसे कि एक उपभोक्ता ने बताया कि टीवी खरीदा, अब उसकी टीवी में कोई खराबी आ गई या खराब हो गया। अब जो टीवी की जो थी गारंटी 1 साल की थी और इसी अवधि के बीच में टीवी खराब हो गई तो वो इस समस्या को जो कंपनी का जो कॉल सेंटर है, उसी को फ़ोन करेगा और वो जो कॉल सेंटर है, वो एक ही क्षेत्र के जो मामले हैं, उन्हें निपटाएगा। जो इसके पास का जो कॉल सेंटर होगा, उस पर ये फ़ोन करेगा और अपनी समस्या को बताएगा। तो इसी तरह जो कॉल सेंटर है, वो वहाँ वहाँ पर एक न रोज़गार पाने का एक नया और अच्छा जो क्षेत्र है, वो बनता जा रहा है। और इसके अलावा जो शहर होते हैं, उनमें शहर में काम करने वाले जो ग्रामीण भी होते हैं जो कि अपने गाँव, अपने कस्बे को छोड़कर बेहतर अवसरों की तलाश में शहर में आ जाते हैं और कुछ को तो कहीं पर नौकरी मिल जाती है, जबकि कुछ को अपना खुद का स्वरोज़गार जैसे कि जो रिक्शे वाला था बच्चू मांझी उसने अपना स्वरोज़गार शुरू किया था, उ उन्हें अपना ऐसा रोज़गार आरंभ करना पड़ता है। और जो जो अब जो बाहर के जो क्षेत्र से जो अनेक व्यक्ति जो शहर की ओर पलायन कहिए, प्रवास कहिए कर कर आते हैं। जो पलायन है वो प्रवास भी कहलाता है। तो आई होप कि आपको जो चैप्टर हो समझ में आया होगा। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करें और साथ ही साथ अपने दोस्तों को शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो बेल आइकन सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस भी करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।